हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी डिस्कस अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इस लेक्चर में ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्टली वी स्टार्ट डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। देखिए इसमें क्या है कि इन डायमेंशनल एनालिसिस वी कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इसी किसके अंदर, तो डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, राइट। अब देखिए नीचे का लिखा हूं, द मेथड यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस। यानी डायमेंशनल एनालिसिस की जो मेथड है ये तीन तरह से इसको हम लिख सकते हैं। एक तो फैक्टर लेवल मेथड बोल सकते हैं, या यूनिट फैक्टर मेथड बोल सकते हैं, या डायमेंशनल एनालिसिस के तीन नाम हैं। तो तीनों नाम से जाने जा सकते हैं ये, ठीक है। तो ये रहा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस में सीधा हम बोल सकते हैं कि यूनिट को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, पहला चीज। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल इसका बताइए कि डायमेंशनल एनालिसिस के एग्जाम्पल क्या है। तो मान लीजिए मैं कहूँ आपसे 1 इंच, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितना इंच हो जाएगा, 1/2.54 इंच हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 1 इंच में इतना सेंटीमीटर, तो इसको नीचे लेकर आ जाइए तो सेंटीमीटर का मान आ जाएगा 1/2.54 इंच। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर में। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर, तो 1/1000 लीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर। अब एक इस पे क्वेश्चन आ सकता है डायमेंशनल एनालिसिस में कि हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन 2 डेज, कि 2 दिन में कितने सेकंड होंगे, इसको कैसे बताएंगे आप। तो आपको पता है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बस। तो यहाँ 2 डेज की बात किया है तो 2 × 24 कर दीजिए, तो 48 घंटे हो जाएंगे, सिंपल। और घंटे को बदलना है तो 60 से मल्टीपल करते हैं, मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर अगर मिनट को बदलना है सेकंड, 60 से और मल्टीपल कर दो, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और ये पूरा मल्टीपल कर दीजिए तो आ गया 702800 सेकेंड। तो ये रहा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस बहुत सिंपल है, मतलब यूनिट के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है, यूनिट को, ठीक है। तो लिखा था यहाँ पे कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस रहा आपका। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी टॉपिक हैं पूरा आज क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसे लिखिए। माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या लिखा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब एलिमेंट कंबाइन होगा और कंपाउंड बनाएगा, इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। और इसको बताने के लिए 5 लॉज दिए गए हैं, ठीक। उन लॉज को आपको पढ़ने होंगे, ठीक। 5 लॉज हैं, ठीक है। तो इससे मालूम चलता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये बताता है कि एलिमेंट कंबाइन होंगे, कंपाउंड बनेंगे, और इसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कितने लॉज दिए गए हैं, 5 लॉज। इसमें सबसे पहला लॉज क्या है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें देखिए क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जिसने बताया था ना, उसका नाम था लेवाइजियर, लेवासियर, एंटोनियो लेवाइजियर, 1789 में, ठीक है। और लेवाइजियर जो थे ना, ये एक केमिस्ट थे, और ये फ्रांस के केमिस्ट थे, और इन्होंने ही केमिस्ट्री का खोज के, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, लेवाइजियर। और इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, इनके अकॉर्डिंग मतलब यही होता है जो भी लिखा हूं मैं यहाँ पे, ठीक। तो होता क्या है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जो होता है ना, ना वो क्रिएट कर सकता है, मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। फिर बोल रहा हूँ, मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो वही के वही रहता है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन हुआ, इन एनी रिएक्शन, किसी रिएक्शन में, मान लीजिए कोई रिएक्शन में करा रहा हूँ, तो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट जिससे मैं रिएक्शन कराऊंगा उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और बनने के बाद जो आता है वो प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे ना,
उन सब का अगर मैं मास निकाल लूँ और जो प्रोडक्ट में बना इसका पूरा मास निकालूं, तो प्रोडक्ट का जो मास होगा ना वो रिएक्टेंट के मास से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इससे मालूम ये चला कि दोनों का मास तो इक्वल ही आ रहा है, चाहे रिएक्शन हो जाए या होने के बाद, मतलब रिएक्शन होने के बाद दोनों का मास क्या होता है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास तो यार डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, सेम टू सेम है। तो वही बोल रहा है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट बी डिस्ट्रॉय राइट इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो एग्जांपल लिखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैं हीट किया तो बना CaO प्लस CO2। ये पूरा का पूरा आपका रिएक्टेंट है और ये पूरा आपका प्रोडक्ट है। इसका मास में निकाला तो कैल्शियम कितना होता है, 20 कैल्शियम 40 एटॉमिक मास। देखिए मास नंबर इसको बोलते हैं, 20 कैल्शियम 40। कार्बन का कितना होता है, 6 कार्बन 12 और ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन पे 16 तो 3 ऑक्सीजन पे 48। ठीक है, तो 48 सबको जब ऐड करा मैं तो मालूम चला कितना आएगा, 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम ये। अच्छा, इसका CO का कितना 56 ग्राम, CO2 कितना 44 ग्राम, तो टोटल कितना 100 ग्राम। अब इसका देखो 100 ग्राम, रिएक्टेंट का भी 100 ग्राम, प्रोडक्ट का भी 100 ग्राम, मतलब रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। इसका मतलब क्या मालूम चला कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही है पहला कंसेप्ट, पहला लॉ। लिखिए इसे फिर सेकंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखिए अभी मैं केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ और उसका मैं सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूँ कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करें कि इसको किसने दिया। तो इसको एक फ्रेंच की केमिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने ही इसको दिया। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अनुसार chemical compound will always have same proportion of each element by weight irrespective of source। क्या बेस्ट पॉइंट है यार, केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव सेम प्रोपोर्शन। मतलब ये बोल रहा है कि हम अभी मैंने कहा था ना कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एलिमेंट ऐड होके कंपाउंड बनाएंगे। तो मान लीजिए कि एलिमेंट एक साथ अटैच हुए, ऐड हुए और क्या बना लिए, कंपाउंड बना लिए। जो कंपाउंड बना उस कंपाउंड को मैं चाहे कहीं से लेके आऊं, कोई भी उसका सोर्स हो। जैसे एग्जांपल वाटर ले रहा हूं, वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट से बना है। अब वाटर बन गया, अब उस वाटर को या मैं लेक से लेके आऊं, झील से लाऊं, समंदर से लाऊं, अपने घर से लाऊं, या मैं कहीं से भी लेके आऊं, या मैं लेबोरेटरी से लाऊं, या ओशियन से लाऊं, कहीं से भी लेके आऊं, उसमें उसका फार्मूला H2O का H2O ही होगा। अगर मैं लेक से लेके आ रहा हूँ उसका भी फार्मूला H2O होगा। अगर मैं ओशियन से लाऊंगा उसका भी फार्मूला H2O होगा। अगर मैं लेबोरेटरी से लाऊंगा उसका भी फार्मूला H2O होगा। अपने घर से लाऊंगा उसका भी फार्मूला क्या होगा, H2O होगा। और H2O में जो एलिमेंट का रेशियो आप देख रहे हैं, H2 दो बार है तो 2:1, और ये 2:1 में ही होगा ये H2O। तो ये रेशियो आपका 2:1 ही होगा, चाहे आप कहीं से भी वाटर को लेके आइए, किसी सोर्स से लेके आइए, इररेस्पेक्टिव सोर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, कहीं से भी लेके आइए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेक से लेकर आए तो इसका फार्मूला H3O हो गया, आप ओशियन से लेकर आए तो इसका फार्मूला H4O2 हो गया, H4O हो गया, आप लेबोरेटरी से लाए तो इसका फार्मूला H5O8 हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमेशा चाहे कहीं से लेकर आइए आपका H2O ही होगा, यानी 2:1 में होगा। और अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो H2 का जो वेट रेशियो होगा वो कितना होगा, 11.11% एंड O2 का कितना होगा, 88.89%। राइट, तो ये रहा आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहले बात करें कि दिस लॉ इज ऑफ प्रपोज्ड बाय, मतलब इस लॉ को किसने दिया, उसका नाम डाल्टन था। जो वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया उसका नाम क्या था, डाल्टन था, इन 1803 में। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हम समझते हैं कि इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that combine with fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। क्या बात है यार, देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे समझेंगे। मान लीजिए ये बोल रहा है कि दो एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं और दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जब दो कंबाइन होकर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो फिक्स्ड मास के रेशियो में होगा, और वो कैसा होगा, एक स्मॉल होल नंबर शो करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे H2 और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन किए, कंबाइन हुए और H2O बना लिए, ठीक, और H2 और O2 कंबाइन होकर के H2O2 बना लिए।
H2O को हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि वाटर है, और H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे H2 कितना ग्राम, 2 ग्राम, यहाँ पे H2 कितना ग्राम, 2 ग्राम, ऑक्सीजन यहाँ 16 ग्राम, यहाँ पे O2 कितना ग्राम, 32 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था। अब यहाँ देखिए बन गया H2 और H2O2। अब मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो एक जगह 16 ग्राम है, एक जगह 32 ग्राम है, राइट। तो देखिए ये यहाँ तो मास इसका हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है ना, एक एलिमेंट का मास क्या है, देखिए फिक्स है, लेकिन दूसरे एलिमेंट का मास तो फिक्स नहीं है ना, ये अलग अलग है। और इसका अगर मैं रेशियो निकालूं, अगर इसका मैं रेशियो निकाल के देखूं 16:32, तो कितना आएगा 1:2। और यही रेशियो कौन सा रेशियो कहलाएगा, स्मॉल होल नंबर। देखिए स्मॉल होल नंबर रेशियो इसी को बोलते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशियो। देखिए स्मॉल होल नंबर रेशियो, राइट। तो 1:2। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द हाइड्रोजन 2 ग्राम बियर, सिंपल रेशियो 16:32 एंड 1:2। मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट तो फिक्स है, देखिए मास का रेशियो फिक्स है, लेकिन दूसरा एलिमेंट जो मैं ऑक्सीजन लिया हूं उसका मास का रेशियो फिक्स नहीं है और डिफरेंट है, और इसीलिए इसका जो रेशियो आएगा वो एक स्मॉल होल नंबर आएगा। और यही आपका एग्जांपल है किसका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे एक एग्जांपल और देख दिखाता हूँ, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ C+O तो क्या बनेगा, CO बनेगा, और C+O2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन का रेशियो सेम हो गया, कैसे, यहाँ भी 12 आपका आएगा, यहाँ भी 12 ग्राम, यहाँ भी 12 ग्राम, तो कार्बन तो सेम है ना, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ 16 ग्राम, यहाँ 32 ग्राम, यानी इसका भी रेशियो 16:32, यानी 1 कितना आ गया, 2, सिंपल रेशियो। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इसको लिखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट लॉ क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका गेलुसाक लॉ, गेलुसेक लॉ। अब गेलुसेक लॉ क्या बोलता है, तो देखिए इसका डिस्कवर मतलब इस लॉ को देने वाला कौन था, कौन प्रपोज किया था इसको, तो उसका नाम गेलुसाक था ही, अपने नाम से ही गेलुसाक लॉ इन्होंने दे दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, इधर इधर टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट होनी चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जो गैस होंगी वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होगी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, कि सिंपल रेशियो इन द वॉल्यूम, जो गैस कंबाइन होंगी वो सिंपल रेशियो इनटू वॉल्यूम में होंगी। और एक बात और सुनिए, गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी, गैस, यहाँ ये नहीं बोला है सॉलिड लिक्विड, ये कुछ नहीं बोला है, गैस। तो ये ध्यान रखिए कि जब गेलुसाक लॉ की बात की जाए तो गैस, राइट, ये बहुत लड़के भूल जाते हैं डायरेक्ट, कौन कंबाइन, भाई गैस, गैस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे H2 क्या है आपका, गैस है, Cl2 क्या है आपका, गैस है, 2HCl क्या है आपका, गैस है। अब यहाँ पे देखिए N2 क्या है आपका, गैस है, H2 क्या है आपका, गैस है, NH3 क्या है आपका, गैस है। अब देखिए यहाँ पे ये H2 और Cl2, H2 कितना मोल है, 1 मोल, Cl2 कितना मोल है, 1 मोल। अगर 1 मोल है तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम भी क्या हुआ 1, वॉल्यूम भी क्या हुआ 1, तो 1:1, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए N2 कितना है 1 वॉल्यूम, H2 कितना है 3 वॉल्यूम, तो रेशियो कितना होगा 1:3 वॉल्यूम, यानी एक तरह का ये फिक्स्ड रेशियो होगा, ये भी फिक्स्ड रेशियो होगा, हमेशा H2 + Cl2 ही 2HCl बनाएगा, हमेशा N2 + 3H2 ही 2NH3 बनाएगा, ठीक है। ये रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और, ये आप देख रहे हैं ना 2NH3 वाला, तो ये आपका बैलेंस के साथ है, बैलेंस के साथ में टिक किया हूँ, विदाउट बैलेंस के साथ टिक नहीं करना है। तो ये रहा आपका बैलेंस है, बैलेंसिंग भी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये रहा गेलुसाक वाला, लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं लास्ट लॉस है आपका 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, ये लास्ट लॉ है, ध्यान से देखिएगा। इनका नाम है एवोगैड्रोस लॉ, मतलब ये जो लॉ है इसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ, और इसको एवोगैड्रो ने दिया था, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग एकदम ध्यान से देखना भाई, एकदम क्लियर समझ में आएगा। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें भी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टू गैसेस विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। अगर सेम वॉल्यूम ले रही हो तो इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या बेस्ट पॉइंट है, मतलब ये बोल रहा है ये कि अगर 2 कंटेनर में ले लूं, ध्यान सुनना, 2 कंटेनर ले लूं और दोनों कंटेनर में मैं गैस ले लूं, 2 गैस। अब अगर इस कंटेनर का प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, इसका भी प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है,
तो अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है और अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम है, तो इसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे ना गैस का, उतने ही मॉलिक्यूल इसमें होंगे। यही लॉ है। कितना बेस्ट लॉ है भाई। यानी इन्होंने कहा कि अगर दो कंटेनर ले लो, दोनों में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को सेम रख दूं, तो जो दोनों में मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो सेम होंगे। जितने मॉलिक्यूल इस गैस के होंगे इसमें, उतने ही मॉलिक्यूल इस गैस के होंगे इसमें। यही ये लॉ है। कितना बेस्ट लॉ है भाई। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गैसेस विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर ये दो कंटेनर ले लिया और दोनों कंटेनर का प्रेशर टेम्परेचर सेम कर दो, और अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम कर दिया और दोनों में मॉलिक्यूल सेम कर दो, तो ये जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा। चाहे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं दो कंटेनर ले लूँ, दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम कर दूं, तो सेम करने के बाद इसके मॉलिक्यूल, इस गैस के मॉलिक्यूल मैं ले लूँ 10 मॉलिक्यूल, इसमें भी कितना मॉलिक्यूल ले लूँ, 10 मॉलिक्यूल ले लूँ, यानी मॉलिक्यूल सेम ले लूँ, तो जितना वॉल्यूम ये लेगा ना, कवर करेगा, उतना ही वॉल्यूम ये कवर करेगा। यानी जितनी वॉल्यूम इसकी होगी ना, उतनी ही वॉल्यूम इसकी हो जाएगी। यही ये लॉ है, लॉ ऑफ एविगेट्रो लॉ, सॉरी एविगेट्रो लॉ। ठीक है, तो ये रहा आपके 5 लॉज। यानी आज आप लोगों ने पढ़ा डायमेंशनल एनालिसिस एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए रिक्वेस्ट यू अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दैट दिस इज 10 लेक्चर फॉर यू एंड इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।